अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का एक टॉपिक एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इससे पहले हमने एलोट्रोपी का कॉन्सेप्ट देखा और उसमें हमने देखा कि किसी भी एलिमेंट का अगर एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इस तरह के एग्जिस्टेंस को फिर हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपी कहते हैं। और इनके इन वेरियस फॉर्म को हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं। सो यहाँ पे हम जो है आज कार्बन के एलोट्रोप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। कहते हैं कार्बन जो है उसके क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स भी हमें देखने को मिलते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ये जो क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं वो उसके 3 है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकी बॉल्स। और नॉन क्रिस्टलाइन या फिर एमरफस जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं वो है कोल, कोक, चारकोल, लैम्प ब्लैक। जैसे हमने क्रिस्टलाइन और एमरफस की हमने एग्जांपल बहुत ज़्यादा डिटेल्स में भी देखी थी। हमने कहा था कि अगर एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो फिक्स पैटर्न के साथ एक रेगुलर उसकी अरेंजमेंट है, रेगुलर पैटर्न के साथ उसकी अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बिल्कुल रेगुलर है, स्मूथ है, तो उस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का नाम देंगे। और जो शेपलेस सॉलिड होते हैं जिसके एटम्स की अरेंजमेंट कोई खास फिक्स अंदाज से ना हो, थ्री डायमेंशनली उसकी अरेंजमेंट ना हो, तो उस तरह के सॉलिड्स को हम एमरफस सॉलिड्स का नाम देते हैं। तो डायमंड, ग्रेफाइट और बकी बॉल जो हैं इसके क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। और ये बाकी जो है कोल, कोक, चारकोल, ये क्या इसके नॉन क्रिस्टलाइन या फिर एमोर्फस एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पर इन तीनों को तो बहुत डिटेल वे में हम देखेंगे। ये जो दिए हुए हैं ना एमोर्फसिस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कोल जो है ये जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर अगो, यहाँ पे ये जितने भी प्लांट्स वगैरह थे ना ये ज़मीन के अंदर धंस चुके थे, जिसकी वजह से हाई प्रेशर की वजह से ये लकड़ी वगैरह जितनी भी थी ये किस चीज़ में चेंज हो गए, कोयले के अंदर चेंज हो गए। तो ये जो कोल है, अब इसकी अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसको जलाया जाता है और फिर उसको वेरियस इसके कंपोनेंट बनते हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट इनका कोक भी है। और कोक जो है ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। इसके फिर वेरियस यूजेस होते हैं। आगे उसके बाद कहते हैं चारकोल। चारकोल क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एज ए प्योरीफायर यूज़ कर सकते हैं हम इसको। इससे हम वेरियस वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं, बहुत और सारी चीज़ों को प्योरीफाई कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से बन सकती है, लकड़ियों से भी बन सकता है, ये एनिमल बोन से भी बन सकता है, ये शुगर से भी बन सकता है। ठीक है, तो इसके वेरियस मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इसको बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे लैंप ब्लैक की बात हो रही। देखिए लैंप से यहाँ पे मतलब है कि आप एक मोमबत्ती, एक दिया कोई भी लेते हैं, उसके ऊपर कोई बर्तन जो है वो इसके ऊपर रख लेते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी आ गई है, तो ये जो दिया है या जो कोई भी तेल आप जिसको जला रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे एक लेयर, ब्लैक सी लेयर इसके इर्द गिर्द जो होगी वो जमा हो जाएगी। तो ब्लैक लेयर को आप कलेक्ट करें तो वो क्या हो जाएगा, लैंप ब्लैक हो जाएगा। और फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए। जैसे आप आमतौर पर देखते हैं टोनर होते हैं, जैसे बुक्स की प्रिंटिंग के लिए आप किसी फोटो स्टेट वाले के पास जाते हैं तो उनके पास जो मशीन होती है उनके अंदर एक इंक होती है पाउडर फॉर्म में, तो उसमें इसको यूज़ किया जा सकता है। वेरियस जो टायर्स होती है गाड़ियों की उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये वेरियस उसके यूजेस हो जाते हैं। अब हम उसके क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड जो है ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। बाकी आर्टिफिशियल अगर हम देखें तो वो भी हो सकते हैं, लेकिन ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। और इनमें कहते हैं कि ये क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म है किस चीज़ का, कार्बन का। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डायमंड और ग्रेफाइट जो कि पेंसिल के निब में होता है, ये दोनों जो ये सेम चीज़ है। ठीक है, तो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो यानी दोनों सेम का मतलब ये दो सेम चीज़ से मिलकर बने हैं और वो क्या है, कार्बन है। अब कहते हैं डायमंड जो है इसमें कार्बन क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और कहते हैं हर एक कार्बन एटम टेट्राहीड्रली बाकी कार्बन एटम के साथ ये 4 बॉन्ड बना लेता है, 4 कोवेलेंटली बॉन्ड बना लेता है। जैसे ये मेरे पास एक कार्बन है, इस कार्बन के इस साइड के ऊपर भी एक कार्बन, इस साइड के ऊपर भी देखो, चारों साइडों के ऊपर इसके पास कार्बन मौजूद है। और ये चारों कार्बन के साथ ये क्या कर लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बना लेता है। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कहते हैं इसी वजह से ये जो डायमंड होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। चूँकि ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हम देखते हैं। मतलब अगर इसको सॉलिड फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए एक पॉइंट पर जाके ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा और उसको फिर हम क्या नाम देंगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो जो डायमंड होते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसी तरह नेक्स्ट अगर इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कहते हैं कि जो डायमंड है ये इस इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड कंडक्टर है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। रीज़न क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के लिए ना किसी भी सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। जैसे मेटल हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि इनके जो कार्बन के पास आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स और वो चारों के चारों दूसरे कार्बन एटम के साथ वो क्या कर लेता है, शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं होते। जब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं अवेलेबल तो इसका मतलब ये क्या है,
बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसी तरह अगर हम इसके यूजेस देखते हैं तो उसको हम ज्वेलरी में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो ग्लास वर्क होता है ना, जो शीशे का काम होता है, उसको ग्लास को कट करने के लिए भी इसके डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तरह और भी इसके यूजेस हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में इसके यूजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके जनरल यूजेस हो जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड कंडक्टर है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। रीज़न क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और जितने भी उसके आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में उसको यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ये टाइटली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं और उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। उसके बाद अगर आप देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट है, ये जो ग्रेफाइट का वर्ड है ना, ये ग्रेफीन से निकला है। ग्रेफीन का असल मतलब होता है टू ड्रॉ और टू राइट। जब पहली दफ़ा ये जो पेंसिल की निब आप देखते हैं ना, पेंसिल की निब के अंदर भी क्या होता है, ये ग्रेफाइट होता है। लेकिन इस तरह के पेंसिल को हम क्या कहते हैं, इसको हम लेड पेंसिल कहते हैं। तो होता तो इसमें ग्रेफाइट है, तो फिर इसको लेड क्यों कहा जाता है? पहले जब इसको डिस्कवर किया गया था ना, तो लोगों ने इसको इतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया था। तो चूँकि लेड की तरह इसका मतलब इसका इस लेड की तरह का होता है, इसका वही ग्रे कलर इस तरह का होता है, तो फिर लोगों ने कहा कि ये तो किसी लेड की ही कोई फॉर्म है। बाद में जब उसको स्टडी किया गया तो ये कोई और चीज़ थी और लेड कोई और चीज़ थी, तो फिर वही से हो के अभी तक इसको लेड पेंसिल ही कहा जाता है। हालांकि इसके अंदर क्या होता है, ये ग्रेफाइट मौजूद होता है। सो ये ग्रेफाइट जो ये ग्रेफीन ग्रीक वर्ड से निकला, जिसका मतलब टू ड्रॉ और टू राइट। अब यहाँ पे ग्रेफाइट में हम देखते हैं, कहते हैं जो ग्रेफाइट है इसमें हर एक जो कार्बन एटम होता है वो 3 बाकी कार्बन एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। कार्बन कितने टोटल बॉन्ड बना सकते हैं, 4। अब इसने 3 बॉन्ड जो है वो बना लिए हैं। अब इसके पास ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, यहाँ पे ये दूसरे कार्बन एटम के साथ एक तरह से ये पाई बॉन्ड एक तरह से बना लेता है। जब ये दूसरे कार्बन एटम के साथ पाई बॉन्ड बना लेता है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं क्या करते हैं, ये फ्रीली मूवेबल होती है, ये मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पूरे रिंग्स के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर एक फिनोमिना होता है जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं और इसी वजह से इसके अंदर एक स्टेबिलिटी भी आती है। अब यहाँ पर कहते हैं ये जो कार्बन है ये क्या करता है, हेक्सागोनली क्या करता है, हेक्सागोनल शेप्स में ये क्या करते हैं, अरेंज हो जाते हैं और ये शीट्स या लेयर बना लेते हैं। देखिए एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, लेयर्स के फॉर्म में ये एक दूसरे के साथ सेट हो जाते हैं। सो यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, वो कोवेलेंट बॉन्ड है और एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको हम वैन डर वाल्स फोर्सेस का नाम देते हैं। ये जो बॉन्डिंग है ये स्ट्रॉन्ग होती है, ये जो बॉन्डिंग है ये वीक होती है। आपको जैसे यहाँ पे मैं पेंसिल से क्या करती हूँ, कुछ लिखती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर पेंसिल लिखा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अगर मैं कोई भी पत्थर कोई भी चीज़ उठाती हूँ उससे कोई लिखती हूँ तो कागज़ के ऊपर मैं ऐसे नहीं लिखा जाएगा। वहीं पे मैं इससे लिखूँगी ना तो देखो उसने अपनी निशान जो यहाँ पे छोड़ दिए हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये लेयर टू लेयर एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। तो जब मैं इसको पेज के ऊपर रब करती हूँ ना तो ये क्या करती हैं, एक लेयर टूट के चली जाती हैं, फिर दूसरी लेयर टूट के चली जाती हैं। तो उसी लेयर टूटने की वजह से ये जो ब्लैक कलर होता है इस पेंसिल के इस पेज के ऊपर क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग है ना, असल में ये बॉन्डिंग टूटती है तो ये एक लेयर पेज की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर पेज की तरफ ट्रांसफ़र होता है। सो ये जो एक लेयर होती है एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती हैं, ये जो लेयर्स होती है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। उसके बाद कहते हैं जो ग्रेफाइट होती है ये सॉफ्ट होता है, इसको एज ए लुब्रिकेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने कहा कि जो ग्रेफाइट है ये सॉफ्ट होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते रहते हैं, तो इसलिए इसको एज ए लुब्रिकेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसके पास ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो सकती है। कार्बन जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, मतलब एक नॉन मेटल है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। यहाँ पे ग्रेफाइट जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि एक जो ग्रेफाइट उसमें एक कार्बन 3 बॉन्ड बना लेता है, तो 3 बॉन्ड उसने बना ली, एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास अभी भी अवेलेबल है। जब इसको इलेक्ट्रिसिटी इसके साथ उसको किसी भी तार के साथ उसको कनेक्ट करेंगे तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं खुद को अलाइन कर लेते हैं और ये क्या कर लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फिर पास हो सकती है। अब यहाँ पर इसको कैसे कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, सबसे पहले इसको पेंसिल मेकिंग में इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स इसके हम बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसके बाकी यूजेस देखते हैं, इसको एज ए लुब्रिकेंट यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके वेरियस यूजेस हो जाते हैं। अब उसके बाद इन्होंने तीसरी जो एग्जांपल आपको दी है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बकीबॉल। बकीबॉल भी क्या है, क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। ठीक है, और ये सबसे पहले चूँकि रिसेंटली एक डिस्कवरी है, ये अभी इसको करीब में ही इसको डिस्कवर किया गया है, 1985 में इसको डिस्कवर किया गया है।
और ये आम तौर पर इसका जो जनरल फार्मूला है ना वो क्या है, वो CN है। CN से मतलब यानी कार्बन की तादाद जो CN, कार्बन इसके अंदर 60 हो सकते हैं, 120 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, मुख्तलिफ इसके कार्बन एटम इसके अंदर हो सकते हैं। और इसमें जो कार्बन एटम होती है मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंज होते हैं। इसमें देखें कैच लाइक स्ट्रक्चर, एक होलो, एक खोखले जो पिंजरे की तरह ये अरेंज होते हैं। और इसमें जो कार्बन होते हैं या तो इस तरह का पेंटागोनल शेप में इसको ये अरेंज होते हैं, या फिर ये क्या होते हैं हेक्सागोनल, यानी 6 जो कॉर्नर रिंग्स होते हैं इस तरह से उसमें अटैच हो जाते हैं, और हर एक कॉर्नर के ऊपर एक कार्बन एटम जो होते हैं वो मौजूद होता है। अब कहते हैं जो कार्बन एटम होते हैं एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली एक तरह से बाउंडेड हो जाते हैं और एक फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब कहते हैं बकी बॉल द कार्बन एटम्स जॉइन टुगेदर मेकिंग अ पेंटागोनल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और इसमें जो कार्बन एटम होते हैं एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाते हैं और ये पेंटागोनल और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो होती है बना लेते हैं। जैसे देखिए हेक्सागोनल और ये देखिए पेंटागोनल स्ट्रक्चर जो है ये बना लेते हैं। और इसमें बकी बॉल जो उसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे सेमीकंडक्टर ये कौन से सॉलिड्स होते हैं, ये वो कंडक्टर्स होते हैं। अगर टेम्परेचर कम हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास नहीं हो सकती, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि हमारे सोलर पैनल्स होते हैं उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। इस तरह सुपर कंडक्टर्स होते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं, तो इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेंट के तौर पे इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो लुब्रिकेंट होते हैं ये फ्रिक्शन को कम करते हैं, ठीक है, जो कि बॉल्स की तरह होते हैं। आमतौर पर ये बहुत छोटे छोटे बॉल्स होते हैं। तो जैसे आप बहुत सारे एक रोड पे जा रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कंचे होते हैं जिससे आप खेलते हैं, मार्बल्स जिसको आप कहते हैं, छोटे छोटे कंचे आप छोड़ दें तो क्या आप उस रोड के ऊपर चल पाओगे? नहीं, क्योंकि वो गोल है तो आपके पैर के नीचे हिलते जाएंगे और आप गिर जाओगे। तो इस तरह ये भी गोल बॉल्स होते हैं, तो उसके आप ये क्या कर लेते हैं, फ्रिक्शन को कम कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो होती है वो मौजूद होती हैं। सो फ्रिक्शन को भी लोवर करते हैं, एज ए लुब्रिकेंट भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने क्या देखा कि जो कार्बन है इसके 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, एक है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है बकी बॉल। और ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आप लोगों के ये आ सकते हैं।